नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। 7 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। हेडलाइन के बाद अब आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश की 4 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान से। पहली तस्वीर, जिन्होंने आज अलग अलग मुद्दों पर बने मंत्री समूह की बैठक ली है। उधर पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज को पत्र लिखकर हर तबके का 3 महीने का बिजली बिल माफ करने की मांग की है। उधर दिग्विजय सिंह ने क्लब हाउस लीक्स नामक ट्विटर हैंडल के खिलाफ साइबर सेल में शिकायत की। अपनी मांगों को लेकर मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज नर्स एसोसिएशन सामूहिक अवकाश पर रहा है। 30 जून से हड़ताल की चेतावनी दी है। तो इन 4 बड़ी खबरों के माध्यम से 7 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं की। तो मध्य प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि 1 जुलाई से स्कूल तो खुले रहेंगे, लेकिन बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा। यह बात उन्होंने शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर मंत्री समूह के साथ प्रेजेंटेशन के दौरान कही। सीएम ने कहा कि शैक्षणिक संस्थाओं को शुरू करने के लिए 100% टीकाकरण और कोविड गाइडलाइन का पालन जरूरी है। तीसरी लहर भयंकर रूप न ले ले, इसके पहले हमें सभी तरह की सावधानियां रखनी है और तैयारियां करनी है। इसके साथ BAMS, BHMS, BUMS की सभी परीक्षाएं जुलाई अंत तक ऑफलाइन होंगी। प्रदेश में अभी स्कूल शिक्षा ऑनलाइन और टीवी के माध्यम से ही दी जाएंगी। बच्चों को कक्षाओं में नहीं बुलाया जाएगा। व्हाट्सएप माध्यम से पाठ्यक्रम पुस्तक के आधार पर वर्कशीट उपलब्ध कराई जाएगी। और मध्य प्रदेश में अगस्त और सितंबर में तीसरी लहर की संभावना और कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आने के बाद सरकार टीकाकरण पर जोर दे रही है। आज सीएम शिवराज की अध्यक्षता में वैक्सीनेशन के मंत्री समूह की बैठक हुई, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग शामिल हुए। बैठक के बाद सारंग ने बताया कि मध्य प्रदेश 2 करोड़ वैक्सीन लगवाने वाला प्रदेश बन गया है। अब हम विशेष रूप से सेकेंड डोज लेकर कैंपेन करेंगे, इसके लिए सीएम ने निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थान जैसे सिनेमा हॉल है, उस पर भी विचार किया जा रहा है। सिनेमा हॉल में दर्शक पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होंगे तो हम उसे भी शुरू करेंगे। कोचिंग क्लासेस के फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट के वैक्सीनेशन के लिए अभियान चलाया जाएगा। वैक्सीनेटेड कोचिंग सेंटर को खोलने पर विचार किया जा रहा है। अब हम विशेष रूप से जो हमारा सेकेंड डोज है उसको लेकर कैंपेन करेंगे। सिनेमा हॉल में दर्शक पूर्णतः वैक्सीनेटेड होंगे तो हम उसको उस एक्टिविटी को भी अलाउ करेंगे, और वैक्सीनेटेड यदि कोचिंग हो जाएगी तो उसको भी खोलने की अनुमति देने पर हम विचार करेंगे। जो नगर पंचायत हैं जिन्होंने 100% जितने लोग जिन लोगों को वैक्सीन लगना थी उन लोगों को लग गई है, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी जल्दी ही उन लोगों को सम्मानित करेंगे। और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखी है। कमलनाथ ने अपने खत में प्रदेश के हर वर्ग का 3 महीने का बिजली बिल माफ करने की मांग की है। कमलनाथ ने लिखा है कि कोरोना कर्फ्यू के 3 महीने के दौरान हर वर्ग आर्थिक तौर पर तंग रहा है। हजारों लोगों की नौकरी तक गई है। ऐसे में बकाया बिल की वसूली को माफ किया जाए। कमलनाथ ने अपने खत में बढ़े हुए बिजली दरों के प्रस्ताव को रद्द करने की मांग की है। कमलनाथ ने चिट्ठी में लिखा है कि कोरोना काल में पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। लिहाजा आम आदमी को राहत देने के लिए सरकार बिजली बिल माफ करने के साथ ही प्रस्तावित बिजली बिल की दरों को रद्द करे। और अब बात राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा की। विवेक तन्खा ने कांग्रेस के लीगल सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ दिया है। उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि तन्खा कांग्रेस से जो नाराज नेता हैं, जिनका एक समूह है G23, उसमें शामिल थे। ट्वीट में उन्होंने लिखा है, AICC के लीगल डिपार्टमेंट के अध्यक्ष के पद पर 5 साल तक काम किया, यह काफी लंबा समय रहा। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष और सभी साथियों के विश्वास, सहयोग और तालमेल के लिए धन्यवाद दिया। तन्खा ने आगे कहा कि अब नए लोगों को यह जिम्मेदारी मिलना चाहिए।
और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा जबलपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, चाहे लीगल की बात हो, चाहे कानून की बात हो, या लीगल सेल की बात हो, या फिर एक सांसद की बात हो, राज्यसभा के सदस्य के तौर पर हर जगह अपनी छाप छोड़ी है। कभी भी उनका कोई ऐसा बयान नहीं होता जिस पर उन्हें अपना कोई काउंटर बयान देना पड़े। उनकी भाषा सदी हुई और हमेशा से एक कांग्रेस के सच्चे सिपाही रहे। और अब जो उदाहरण पेश किया उन्होंने, इस्तीफा देके अपने लीगल सेल से, उन्होंने कहा कि मैं ये पद छोड़ रहा हूं। स्वाभाविक सी बात है, उन्होंने आगे लिखा कि मैं नए लोगों को मौका देना चाहता हूं। कांग्रेस के अंदर बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो इतना बड़ा दिल रखते हैं और ये कहते हैं। और स्वाभाविक तौर पर जहां पद को लेकर हर संस्था में, चाहे वो मीडिया हो, राजनीति हो, हर जगह पद की लड़ाई है और इसी पद की लड़ाई लोग लड़ते आ रहे हैं। लेकिन विवेक तनखा ने, चाहे नाराजगी हो या फिर दरियादिली दिखाई हो, उन्होंने कहा नए लोगों को मौका मिलना चाहिए जो वाकई नजर पेश करता है। बिल्कुल विजय, जिस तरीके से आज विवेक तनखा ने सुबह लीगल सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, वह एक कहीं ना कहीं एक मिसाल जो है कांग्रेस पार्टी में बन के उभरा है। क्योंकि ऐसे बहुत ही विरले नेता होते हैं जो उन्हें पद दिया जाता है पार्टी की ओर से, वह उस पर सबको साथ लेकर काम करते हैं और उसके बाद जब उनका टेन्योर पूरा हो जाता है, जो उनको कार्यकाल उनका जो है वह पूरा होता है और वह उससे इस्तीफा बगैर किसी के कहे दिए जाते हैं। उसमें विवेक तनखा का नाम आज शुमार हो गया है। विवेक तनखा ने आज सुबह ही जो सोनिया गांधी हैं, कांग्रेस AICC की प्रमुख हैं, उन्हें अपना इस्तीफा भेजा था और उनके इस्तीफे को सोनिया गांधी ने मंजूर भी कर लिया है। और अपने इस्तीफे में विवेक तनखा ने लिखा है कि भाई जो पार्टी के दूसरे अन्य कार्यकर्ता हैं या नेता हैं, उन्हें अब मौका मिलना चाहिए। क्योंकि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने बखूबी लोगों के तालमेल, जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ समन्वय बनाकर उसके अपनी जो जिम्मेदारी है उसे पूरा करने का काम किया गया है। लेकिन अब जब उनका कार्यकाल पूरा हो गया है तो ऐसे में एक नए व्यक्ति को इस दायित्व को सौंपना चाहिए, ताकि जो युवा पार्टी के जो युवा कार्यकर्ता हैं, युवा नेता हैं, उनको मौका मिल सके। तो ऐसा एक उन्होंने उदाहरण पेश किया। अगर हम विवेक तनखा की बात करें तो विवेक तनखा महाकौशल के कद्दावर नेताओं में से एक हैं, जिनकी डायरेक्ट दिल्ली दरबार में पहुँचे सोनिया गांधी के सबसे नज़दीकी नेताओं में उनका नाम शुमार है। और विवेक तनखा जबलपुर के रहने वाले हैं। अगर हम लीगल अथॉरिटी की बात करें चाहे तो उनका जो है एक लीगल के क्षेत्र में एक काफ़ी नाम पूरे देश में है। उनकी पकड़ मजबूत है। चाहे विपक्ष के नेताओं की बात करें, विपक्ष के नेताओं से भी उनका तालमेल है। और अगर वह विपक्ष पर हमला भी करते हैं तो वह इतनी सदी हुई भाषा में का इस्तेमाल करते हैं जिससे विपक्ष भी जो है उन पर पलटवार नहीं कर पाता। यही विवेक तनखा की खूबी, और उसी खूबी के बतौर उन्होंने संगठन हो या फिर सत्ता, दोनों में समन्वय बनाकर काम किया था। जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में थी तो उन्होंने सरकार और संगठन में समन्वय बनाकर काम किया था। और उसी का नतीजा था कि मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो जबलपुर में बड़ी सौगात दिलाने का अहम रोल विवेक तनखा ने किया था। यहाँ पर कैबिनेट की बैठक उन्होंने जबलपुर में कराने का काम किया था। तो विवेक तनखा जो है, उनके एक व्यक्तित्व की बात करें तो विवेक तनखा का व्यक्तित्व जो है, छवि है, वह साफ सुथरी है। कभी विवादों में नहीं रहे हैं और उनके जो कटाक्ष हैं वह सरकार को मजबूर कर देते हैं वह काम करने पर। और आज जो उन्होंने इस्तीफा दिया है वही कहीं ना कहीं एक नज़ीर बन गया है कि लोग जो है अपना कुर्सी और पद नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन विवेक तनखा एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें जो जिम्मेदारी दी गई थी उन्होंने बखूबी निभाई। और जब उनका कार्यकाल पूरा हो गया तो आज इस्तीफा दे दिया। सोनिया गांधी ने भी उनके इस्तीफे को मंजूर करते हुए उन्हें अग्रिम शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने भरोसा जताया कि विवेक तनखा को आगे जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वह नए रूप में देखेंगे। लेकिन एक बात यह भी है कि कांग्रेस पार्टी, विवेक तनखा की बात करें तो विवेक तनखा G23 के उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने पार्टी को में जब सब कुछ ठीक नहीं था, पार्टी के फैसलों को लेकर उन्होंने आवाज़ उठाई थी, तो उन नेताओं में भी शामिल है। अगर वक्त आया तो विवेक तनखा ने अपनी पार्टी को भी राह दिखाने का काम किया है। और अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से आज उन्होंने इस्तीफा दिया है, नज़ीर है, ऐसे और पार्टी के जो नेता हैं वह इनसे नज़ीर ले सकते हैं। और अब देखना है कि कांग्रेस आला कमान विवेक तनखा को क्या नई भूमिका देता है। शुक्रिया अभिषेक की तमाम बातचीत के लिए। और इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक जल्द ही प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस में संगठन का विस्तार प्रस्तावित है। कांग्रेस नेताओं को उम्मीद थी कि उपचुनाव के बाद मुकुल वासनिक का दौरा होगा और लंबे अरसे से खाली पड़े पदों पर नियुक्तियां होंगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में महिला कांग्रेस अध्यक्ष का पद भी खाली है। मांडवी चौहान की मौत के बाद से खाली पड़े महिला कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर नाम का ऐलान होना था।
हालांकि इसके पीछे बड़े नेताओं की लॉबिंग को बड़ी वजह माना जा रहा है। कांग्रेस के सीनियर विधायक गोविंद सिंह ने कहा है कि जल्द ही नियुक्तियां शुरू होंगी। उधर बीजेपी नेता राहुल कोठारे ने कहा है कि कांग्रेस पहले गुटबाजी से उबर जाए, उसके बाद ही विस्तार संभव है। माननीय मुकुल वासनिक में कई दायित्व हैं और वो अभी बेचारे स्वयं कोरोना में पीड़ित हुए थे, उनके परिवार के लोग भी थे, उनको परेशानी में रहे। अब उनको सूचना आई है, तत्काल वे मध्य प्रदेश में आके संगठन में गति देंगे और सब कार्यकर्ताओं को सक्रिय करेंगे। निश्चित रूप से राजनीतिक दल कोई भी हो, जब तक उसके इस तरह के प्रकोष्ठ मोर्चे मजबूत नहीं होंगे, कोई काम धरातल पर होता नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वर्तमान में कमलनाथ फोबिया से त्रसित है। जब तक वो यहाँ से गद्दी नहीं छोड़ेंगे या नेता प्रतिपक्ष की और अध्यक्ष की, जब तक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का भला नहीं होने वाला। पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने क्लब हाउस लीक्स नामक ट्विटर हैंडल के खिलाफ साइबर सेल से शिकायत की है। अपनी लिखित शिकायत में उन्होंने कहा है, ट्विटर हैंडल के जरिए कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की छवि को खराब करने के लिए झूठे और भ्रामक ट्वीट्स किए गए हैं, साथ ही उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई है। अपने इस आरोप को सिद्ध करने के लिए उन्होंने क्लब हाउस लीक्स अकाउंट के किए गए एक ट्वीट का भी हवाला दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि उनके ऑडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है, ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने क्लब हाउस चैट और ट्विटर को भी नोटिस देने की बात कही है। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि सुर्खियों में रहने के लिए दिग्विजय सिंह ऐसा किया करते हैं। जिन लोगों ने एडिट किया, जिन लोगों ने तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया, उनके खिलाफ तो होना ही चाहिए। लेकिन उस तोड़े मरोड़े एडिटेड टॉपिक को जिन लोगों ने रीट्वीट किया, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए। देखो, दिग्विजय सिंह जी एक लंबे समय से चर्चा में रहने के लिए ऐसे साइबर सेल में जाते रहे हैं। पहले भी वो 3-3, 4-4 दिल्ली से वकील लाके, आज से 5-7 साल पीछे जाओगे आप, एसआईटी के पास गए थे, हाई कोर्ट के अंदर गए थे, और जो सब उनका हश्र हुआ वो इसका हश्र होने वाला है। बीजेपी अपने शीर्ष नेताओं की छवि दुरुस्त करने के लिए अलग अलग प्रयोग करती रहती है। मध्य प्रदेश बीजेपी ने एक ऐसा ही बड़ा फैसला लिया है। दरअसल पीडीएस के तहत मिलने वाले अनाज को पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज चौहान की तस्वीर लगे थैले में दिया जाएगा। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया से खास बातचीत की IBC 24 संवाददाता विवेक पटैया ने। मध्य प्रदेश सरकार 4 करोड़ 80 लाख परिवारों के घर पर सीधे राशन पहुंचाएगी पीडीएस की दुकानों के जरिए, और राशन होगा बैग के अंदर। बैग पे तस्वीर होगी मोदी जी की और शिवराज जी की। मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ प्लान है सरकार का। सर, अब तो बैग के जरिए आप मोदी जी को और शिवराज जी को घर तक पहुँचाने वाले हैं। पूर्व में कई प्रधानमंत्री रहे, कई आपदाएँ रही है, कभी भी देश में इस प्रकार का निःशुल्क कभी भी बांटा नहीं गया है। तो उनको असुविधा भी होती है, कई बार गंदे उसमें लेके जाते हैं, मैंने रास्ते में देखा है, लेके जा रहे, कई बार फट गए झोले ऐसे करके। तो उनके अन्य आवश्यकताओं के लिए भी वो झोला काम आएगा। सब्जी जाते हैं, हाट बाजार जाते हैं, बाकी सब जगह जाते हैं। भाव एक ही है कि गरीब आदमी को कैसे खाद्यान्न उनके घर तक और ईमानदारी से ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया में चला जाए। एडवांस प्लानिंग इन डिटेल प्लानिंग वो किया है। तो इवेंट के रूप में एक बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं। उसको जो है ना माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री महोदय प्रयास करें, माननीय प्रधानमंत्री महोदय भी संबोधन करें, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का संबोधन हो जाए, और जिनको हम राशन दे रहे हैं उनका भी इंटरेक्ट, मतलब डायरेक्ट जो संवाद माननीय पीएम, माननीय सीएम से हो जाए। और हम बिसाऊ जी हमारे खाद्य विभाग के मंत्री हैं, मैं कोऑपरेटिव का है, ऐसे लगभग 25,000 दुकानों के माध्यम से ये उनको हम लोग बांटने वाले हैं। तो बड़ी सजावट के साथ, ढोल धमाके के साथ वो शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा प्लान है, और ये एक ऐसा माध्यम है कि चुनाव के पहले मोदी और शिवराज जो चेहरे हैं मध्य प्रदेश में, बीजेपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मोदी जी, उनको घर घर तक पहुंचाने की योजना है। कैमरा पर्सन विनीत के साथ विवेक पटैया, IBC 24 भोपाल। कोरोना संक्रमण थोड़ा कम क्या हुआ, लापरवाही की तस्वीरें आने लगी हैं। लापरवाही बरतने में आम लोगों से लेकर मान्य तक शामिल है। सत्ता और विपक्ष दोनों ही लोग शामिल हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल भी अक्सर बिना मास्क के दिखाई देते हैं। वहीं जागरूकता के लिए सार्वजनिक अपील करने वाले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तो अक्सर बिना मास्क के ही नजर आते हैं। यही नहीं, स्थिति कांग्रेस नेताओं की भी ऐसी है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, यहाँ सभी कोरोना से बेफिक्र नजर आए। बीते दिनों
भोपाल दौरे पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी कोरोना गाइडलाइन का पालन कराना भूल गए। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नसीहतों का खासा असर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हम देखते हैं मास्क उतर जाता है, मस्ती के मूड में जाते हैं फौरन, वो फिर बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए दोनों चीजें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोरोना संक्रमण को रोकने के अनुकूल व्यवहार। मास्क ऊपर करो नाक के ऊपर, और घर वालों को भी कहो अभी कोरोना गया नहीं है, डेल्टा खत्म हो गया, डेल्टा प्लस शुरू हो रहा है। कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को लेकर मध्य प्रदेश में तैयारियां की जा रही हैं। सरकार अस्पतालों में बेड बढ़ाने की ओर काम कर रही है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग हर साल चलाए जाने वाले दस्तक अभियान को बढ़ाने जा रहा है। यानी स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास विभाग मिलकर दस्तक अभियान के जरिए घर घर सर्वे का काम करेंगे। प्रदेश भर में 19 जुलाई से इस अभियान की शुरुआत होगी। देखिए, दस्तक अभियान हम लोग 19 जुलाई से 18 अगस्त तक करने जा रहे हैं। ये हर वर्ष 2 बार होता है और इस वर्ष भी रखा है, और इससे हम लोगों ने ये देखा है कि बाल मृत्यु दर में काफ़ी कमी आई है दस्तक अभियान से। और हम लोगों का जो अचीवमेंट है, भले ही हम IMR में उतना अचीव नहीं कर पाए, लेकिन बाल मृत्यु दर में हमने काफ़ी कमी लाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान किया है। इससे कोरोना की मार से बेहाल अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा। उन्होंने कहा कि कुल 8 उपायों का ऐलान किया जा रहा है। इसमें से 4 उपाय बिल्कुल नए हैं। इसमें हेल्थ से जुड़ा एक नया राहत पैकेज भी शामिल है। सरकार ने 1.1 लाख करोड़ रुपए का फंड क्रेडिट गारंटी योजना के लिए आवंटित किया है। कोविड से प्रभावित क्षेत्रों को इससे मदद मिलेगी। 8 महानगरों को छोड़कर दूसरे शहरों में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार 50,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके तहत सरकार कम ब्याज दर पर लोन देगी। स्कीम के तहत 100 करोड़ रुपए का अधिकतम लोन होगा। इस पर सरकार की गारंटी भी होगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश जिला पंचायत चुनाव से पहले बड़ी घोषणा की है। उन्होंने सोमवार को प्रेस वार्ता करके कहा है कि बसपा जिला पंचायत चुनाव नहीं लड़ेगी। हम भले ही जिला पंचायत चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन पूरी तरह सक्रिय हैं। हमारी लगातार बैठकें चल रही हैं। हम विधानसभा चुनाव की पुरजोर तैयारी कर रहे हैं। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उम्मीदवारों को चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं BSP सुप्रीमो मायावती के बयान पर कहा कि ओम प्रकाश राजभर की भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ उनका गठबंधन है। किसी और पार्टी के साथ उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है। श्रीनगर में 2 सिख युवतियों के अपहरण और जबरन धर्मांतरण कराकर निकाह कराने के मामले में सिख समाज में आक्रोश है। बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग श्रीनगर में सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया। पुलिस का कहना है कि उसने 18 साल की युवती को छुड़ा लिया है। किडनैप करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की को उसके परिजनों के हवाले कर दिया गया है। केंद्र सरकार के बीच चल रहे तकरार के अब ट्विटर ने एक और विवाद हवा दे दी है उसको। इस बार उसने देश के नक्शे से छेड़छाड़ की है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग दिखाया है। दोनों को अलग अलग देश दर्शाया गया है। मामला सामने आने के तुरंत बाद केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया। सरकार ट्विटर को नोटिस जारी करने की तैयारी में है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।